अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। लेकिन दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो और आप लोग अपने कमेंट्स का सिलसिला जारी करें। तो अपने कमेंट्स करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स जरूर ऐड करूं। बात करने जा रहे हैं PSL के ऊपर। IPL तो तकरीबन कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन PSL के शुरू होने से पहले ही लोग बाहर भी होने लग गए हैं। इनफैक्ट उनको नोटिस भी जारी होने लग गए हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब हमारी पाकिस्तान टीम इस वक्त T20 का मैच न्यूजीलैंड के साथ बदतरीन शिकस्त के बाद जब वो सामने आए, जब उनके बयानात सामने आए, तो वो सुनकर और अफसोस हुआ कि ये टीम अभी इतनी मैच्योर भी नहीं हुई है कि ये बात कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। राय अजलान, आपकी राय की इंतहाई ज़रूरत है हमें। सबसे पहले तो मैं PSL पर फौरी तौर पर नहीं आऊँगी, डेफिनेटली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कल का मैच हमारे लिए बहुत शर्मनाक मैच था। क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? इतने भी सब के डेब्यू नहीं हुए थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर भी खेलते हैं, वहाँ जाकर ऐसा क्या हो जाता है हमें कि हम हमेशा शिकस्त लेकर वापस आते हैं? न्यूजीलैंड एक डिफ़िकल्ट वेन्यू तो है हमारे लिए, हिस्टोरिकली भी रहा है, स्पेशली T20 क्रिकेट। हम 2010 में भी जब गए थे तो स्ट्रगल कर रहे थे, 16 में भी जब गए थे स्ट्रगल कर रहे थे। देन ऑब्वियसली जब हमने नंबर 1 बने थे इन द रैंकिंग्स ऑफ T20 आए, तो उस वक्त हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था। ऑब्वियसली पहला मैच हम बहुत बुरा तब भी आ रहे थे, बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो हम अगर कोई एक्सपीरियंस साइड के साथ गए तब भी हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं थे। हम थोड़ी अब यंग साइड के साथ गए तब भी हालात को अच्छे नहीं थे। हमारे साथ जो मसला मुझे फील होता है बारहा, वो होता है कि हम समटाइम्स एक मेंटल ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं। काइल जेमिसन तो मतलब शायद मजाक वाली बात होगी, कोई और लड़का भी काइल जेमिसन की शर्ट पहन के बॉल करेगा ना तो उसको भी विकेट दे देंगे। काइल जेमिसन का इतना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो इधर टेस्ट मैचेस में रहा हो या वो T20 आईज में रहा हो या वनडेज में रहा हो। 2 साल बाद वो बंदा T20 आई खेल रहा था और उसने जिस तरह से ऊपर की विकेटें उड़ाई हैं, उसने तो वहीं पे मैच जो है वो इकट्ठा कर दिया था कि उसके बाद ये बहस थी, अच्छा न्यूजीलैंड जीत तो जाएगा बट कितने मार्जिन से जीतेगा। उसी का इम्पैक्ट था कि दूसरे एंड से डफी को भी विकेट मिलना शुरू हो गए। आप ये चीज़ देखें कि जो सबसे कामयाब प्रॉब्ली उनका एक बॉलर था इन चैम्पियंस ट्रॉफी, ब्रेसवेल को कल स्कोर हुए हैं। दैट इंडिकेट्स के फिंगर स्पिनर वहाँ पे कामयाब नहीं है। वहाँ पे आपकी जो है पेस आपको कामयाबी दिलाती है, बिकॉज वहाँ पे बॉल स्विंग एंड सीम होता है। इंटरेस्टिंगली जब हमारी बॉलिंग आती है, हमें वो कंडीशंस हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो क्या मसला स्किल में है या हमारा मसला सरफेस को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है, या वो है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने 3 डेब्यू करवा दिए, उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे जो आप एक कैंप से लेके गए हैं जिन्होंने कंपेटिटिव क्रिकेट काफ़ी अर्से से नहीं खेली, बिकॉज वो एक कैंप में बिजी थे। सो कल का मैच मुझे लगता है कि वो जो हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में नहीं कहते कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, तो ये हमारे पास पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था उस स्ट्राइक फोर्स कैंप का, कि जिसमें हमने प्लेयर्स को छक्का मारना सिखाया है। और वो कल हमने देखा कि वो शायद उस खिलाड़ी ने छक्का मारा है कि जो स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा नहीं था। और शुरू में जो स्ट्राइक फोर्स वाले खिलाड़ी थे वो बस इसी चक्कर में थे कि बस आएँ और चलाना शुरू कर दें और किसी तरीके से बॉल को समझे बगैर, मतलब बॉल को अगर आप उसके मेरिट पे, 2 चीज़ होती है ना, हम बहुत चीज़ बात करते हैं इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ को पर हावी होने की कोशिश करें, मार धाड़ करें। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गुड बॉल एंड इन द मीन वाइल यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा ये इसको मैं फ़िलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये दोबारा होती है तो मैंने क्या करना है। आप कंडीशन को समझें, आप बॉल को समझें, उसके बाद मार धाड़ की तरफ जाएं। वंस आई टॉक टू रोमान रईस से मैंने जब पूछा ना कि गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उसने बोला इंटेंट। फिर उसने इंटेंट को डिफ़ाइन किया। उसने बोला कि इंटेंट इज़ नॉट अबाउट कि यही आप वाली बात। उसने कहा कि आपका एक प्लान होता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो जब तक आप प्लान्ड होकर आप नहीं आते हैं ग्राउंड में, तो यू कैन नॉट मेक एनी इंटेंट इन योर गेम। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं ना, वो जो किसी मशहूर राइटर की लाइन है, मुझे इस वक्त भूल रहा नाम, के नीयत और अमल में से किसी एक का ठीक होना ऐसे ही है कि इंसान की नज़र और बेनाई में से कोई एक चीज़ ठीक हो। सो वही मामला है यहाँ पे कि अगर इंटेंट को अगर हम सिर्फ नीयत की पैराहे में ही ले लेते हैं, तो अगर वो उसका आउटकम ठीक नहीं आ रहा तो वो मसला है। इंटेंट से लेटली एक जो हमारा वो बड़ा फेवरेट सा वर्ड बन गया है ये ऑफ लेट, के इंटेंट हम बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है और हमें यही लगता है कि इंटेंट का मतलब ये बस जाओ और बजूका चला दो, बजूका चला दो। इंटेंट का मतलब, जैसे रोमान वाली आपने बात कोट की, कि आपको एटलीस्ट आपका प्लान क्लियर होना चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली आपके पास इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि इस वक्त कंडीशंस ऑन ग्राउंड क्या रिक्वायर कर रही हैं। मे बी जो आपने प्लान बनाया था वो उस वक्त ग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा।
सो प्लान तो शायद यही लेके गए थे, बस जाके मारना शुरू कर देना है और हमने उनको बता देना कि जी हम आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन खिलाड़ियों को हमने डेब्यू करवाया है, अब हम उनको स्ट्राइक फोर्स की बुनियाद पर डेब्यू करवा दिया है। अगेन अगर हम बात करते हैं कि जी इन लोगों की अगर स्टैट्स की बुनियाद पर हुई है तो एक की 22 की एवरेज है, एक की गालबन 19 की एवरेज है और हमने उनको डेब्यू करवा दिया। दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स, बट बेहतर होता कि उनको डेब्यू इन कंडीशंस में करवाया जाता कि जहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस दे के फिर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर होगा यही कि इनको लेके जाएंगे, ये बेचारे फेल हो जाएंगे और फिर इन पे लेबल लग जाएगा ये इंटरनेशनल मटेरियल है ही नहीं। दूसरी चीज़, हमने बॉलिंग में अब्बास आफरीदी लास्ट ईयर इन मुल्क में खेला था जब हमारी सीरीज़ हुई थी, ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम, राइट। उसको ड्रॉप करके हमने मोहम्मद अली को खिला दिया। सो बेहतर होता कि हम उस खिलाड़ी को खिलाते कि जिसका तजर्बा था, पहली सीरीज़ का मैच देखते, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड हम ऑब्वियसली एक एक दो करके डेब्यू कराना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, हमें 2026 के लिए टीम तैयार करनी है। लेकिन क्या ये तरीकाकार है कि आप टीम इस तरह से मैदान में उतारेंगे जो कि लगे कि ये इट्स मेड टू फेल और फिर हम दोबारा उसी पुराने सांचे पे वापस आ जाएंगे? देखा, हमने तो आपको कहा था कि ये टैलेंट ही नहीं है, वही खिलाड़ी ठीक हैं जो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। सो एक चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। शाहीन भी बहुत अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, वो इन ऐड में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हाँ, लेकिन वो मतलब रिस्पॉन्स का गालबन ऐड है। ऐड के अलावा अब उन्होंने मैदान में भी परफॉर्मेंस देनी है। हमारी फास्ट बॉलिंग है, फिर वो मतलब उनका खुद का कहना है कि मुझे ऑलराउंडर कहा जाए, तो फिर उनको तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। और अगर इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड एज ऑलराउंडर, तो फिर जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, फिर वो नंबर भी उनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर तो थोड़ा सा नंबर भी उनका हमें शफल करने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आ रही? दो चीज़ें हैं। एक तो उनका ये क्लेम होना कि वो ऑलराउंडर हैं, वो अगर उनका वाकई क्लेम है तो वो भी उनको साबित करना है। वो उनका क्लेम है, अभी तक वो साबित नहीं हो सका है, बिकॉज एक दो उनकी डेफिनेटली इनिंग्स हैं, बट इक्का दुक्का इनिंग्स जो है वो शायद आपका सीबी उस हिसाब से तगड़ा नहीं कर सकती। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। और उनका बैटिंग ऑर्डर की जहाँ तक हमने बात की, वो तभी बेहतर होगा जब नज़र आएगा कि हाँ पोटेंशियल उस लेवल की है कि इनका बैटिंग ऑर्डर इंप्रूव किया जाए, जो कि हम शादाब खान के केस में देखते हैं कि वो 6-7वें नंबर से पोटेंशियल की बुनियाद पे 4th नंबर पे बैटिंग करें, बिकॉज 4th नंबर पे आके फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, 5th नंबर पे परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं एज अ बैटर। इस पॉइंट तक दी हैं कि उनकी अपनी बॉलिंग सफ़र करने लगी बिकॉज उनकी बैटिंग बहुत बेहतर होने लग गई थी। दूसरी चीज़ है कि शाहीन के केस में हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ही वॉज फायरिंग अप, उनका बॉल भी अच्छा गिरना शुरू हो गया था, यॉर्कर्स भी लगने लग गए थे। साउथ अफ्रीका में भी नज़र आ रहा था कि अब वो हिज टीमिंग इन, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर हुआ कि पता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने पिटना है, यहाँ मार लगेगी, यहाँ पे 8 से 12 पर ओवर आखिरी 12-10 ओवर्स में लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसको किस तरह से टैकल करना है उसका प्लान नहीं था। शाहीन के साथ वही हो रहा था कि अगर इनको ओवर के शुरू में 1-2 शॉट्स लग जाएँ तो उसके बाद फिर गुस्से में मार खाना शुरू कर देते हैं। वो वाला एक एलिमेंट है जो कि शायद उनसे ज़्यादा कोचेज़ को कंसिडर करना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है, बिकॉज ये चीज़ हमें बारहा नज़र आ रही है। वो चाहे 2021 का सेमीफाइनल हो, जहाँ पे वो एक शॉट बुरी लगने के बाद फिर पूरा ओवर मैथ्यू वेड ने उनको डिक्टेट किया था। उसके अलावा बार बार हमने ये चीज़ देखी है कि वो जब शुरू में उन पर चार्ज किया जाता था, PSL के काफ़ी मैचेस में देखा, एक मैच में तो खारिज नहीं किया था कि 2 चौके मार दिए थे, उसके बाद फिर शाहीन ने खुद खानी शुरू कर दी थी बिकॉज वो गुस्से में बॉलिंग कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस उनको सूट करती हैं बिकॉज दे आर प्रीटी मच फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, बट शाहीन को थोड़ा सा अपनी गेम को इस तरह से भी चेंज करने की ज़रूरत है कि इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक तो उनकी इंजरी के बाद जब वापस आए तो पेस कम हो गया, दूसरा वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। लोगों को पता है कि इसने शुरू के ओवर में आना है, जूताई को टारगेट करना है, बॉल अंदर लानी है। बीच में उन्होंने शुरू किया था बॉल बाहर निकालना भी, बट इनको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर ठीक है नहीं पहले ओवर में विकेट नहीं मिल रही, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बिकॉज उनका वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये आता है और पहले ओवर में विकेट ले लेता है। वो चीज़ वापस आ जाएगी, बट इट माइट टेक सम टाइम। लेकिन उसके लिए पहले आपको दोबारा से मे बी अपनी उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होगी जो एक्चुअली लैक कर रही हैं। पहले ओवर में विकेट लेना मे बी इतना डिजास्ट्रस नहीं है, लेकिन आपका बारहा स्कोर लीक कर देना बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो जाता है। तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की है। रही बात बैटिंग की, इट्स अ गुड थिंग कि वो अपने आप को एक ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं। पोटेंशियल भी है बिकॉज एक बहुत सीनियर कमेंटेटर ने एक मरतबा उसको नेट पे देख के कहा था कि यू कैन बैट, तो मे बी वो चीज़ उनके दिमाग में रजिस्टर हुई हुई है कि ही कैन बैट, बट उस चीज़ को ओवर टाइम बेहतर किया जा सकता है। मे बी ही स्पेंड मोर टाइम इन द नेट्स, डिफ़िकल्ट बॉलर्स को नेट्स में खेलें, डिफरेंट कंडीशंस को नेट में रख के खेलें, सो इट कैन हेल्प हिम। बट अभी से इस चीज़ को जहन में रखना कि ही इज़ एन इंटरनेशनल ऑलराउंडर,
that might be a far-fetched idea, but yes, he can be a good all-rounder when it comes to domestic cricket or PSL for that matter. हाँ, लेकिन अगेन इट विल टेक टाइम ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसे तो नहीं होगा कि सडनली आपको लगे कि आप बैटिंग कर रहे हैं और आप बैटिंग करने लग जाए और उससे रिजल्ट्स आने लग जाए. बिकॉज इवेंचुअली जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं या आपने बाबर को सडनली किंग बना दिया, तो उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि प्लेयर के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मे बी आई एम द ओनली वन, और फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते हैं. कमिंग बैक टू PSL जिसका मैंने जिक्र किया इंट्रो में, PSL के अंदर इस वक्त कॉर्बिन बॉश की बहुत बात हो रही है. कहा जा रहा है कि वो टीम से बाहर क्या हुए, मतलब उनको तो लीगल नोटिस जारी करने तक की बात भी हुई है. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या माजरा हो गया? PSL के टूर्नामेंट के दौरान तो लोग बाहर होते हैं, अभी तो मतलब महफिल सजी भी नहीं थी और इस किस्म की चीज़ें सामने आने लग गई. देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है कि किसी जेन्युइन रीज़न के तहत आपका बाहर होना. ऑब्वियसली उनकी भी जो रीज़न है वो बड़ी जेन्युइन है कि वो एक और ल्यूक्रेटिव नौकरी जो है उनको नज़र आ रही है कि मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ. दूसरी ऑप्शन होती है कि आपकी एक फोर्स चेंज आती है. फोर्स चेंज जो आपने कहा कि PSL के दौरान भी हो जाती है, वो समटाइम्स होती है कि आपकी कोई नेशनल ड्यूटी आ जाती है. एंड ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट. नहीं, अंबानी के घर की शादी भी आ सकती है. हाँ, बट उस दौरान आप ये देखें ना कि अगर आपका कोई मैच डिस्टर्ब नहीं हो रहा है या आपने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कि मैं इस दौरान अवेलेबल नहीं होऊंगा, दैट मेक्स सेंस. एक पूरे सीज़न के लिए पुल आउट करना, दैट डजंट मेक सेंस. वो एक फैक्टर है. दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ हो जाती है अगर आपकी कोई इंजरी आ जाती है. और इंजरी के केस में IPL के भी जो 2 साल पहले रूल्स चेंज हुए थे उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर इंजरी की वजह से पुल आउट करते हैं, इट्स फाइन, उस पर आपको बैन नहीं किया जाता. हम ये भी देखते हैं कि हैरी ब्रूक का एपिसोड हमने रिसेंटली देखा है. 15 तारीख को वो भी हुआ है कि उनको भी बैन कर दिया, 2 साल के लिए बैन कर दिया गया. वजह यही है कि लास्ट टाइम अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से उन्होंने पुल आउट किया था. इस दफ़ा उन्होंने पुल आउट किया बिकॉज ही वांट्स टू फोकस ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट. उसमें शायद जो चीज़ उनको नज़र आ रही है कि इस वक्त मे बी बटलर को वो रिप्लेस कर सकते हैं एज ए वाइट बॉल कैप्टन, तो वो चीज़ उनको नज़र आ रही है. तो उस चीज़ के चलते उनको बैन कर दिया गया है. तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि एक खिलाड़ी को पिक किया गया. यहाँ मैं ये बता दूं कि जो IPL की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि प्लेयर्स को इस रूल के बारे में बताया गया था जब 2 साल पहले ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया था कि अगर आप इस तरह से पुल आउट करते हैं तो आपको बैन का सामना किया जाता है. और ये रूल तो मुझे पता है बहुत टाइम से कि ये इन्होंने तो इस चीज़ को जानते हुए अगर उन्होंने ये चीज़ की है तो ही वाज वेरी मच अवेयर ऑफ इट, तो गुड फॉर हिम. बट अगर हम इस तरफ आते हैं तो कॉर्बिन बॉश अगर हमने PSL ड्राफ्ट को फॉलो किया हो तो बहुत लेट जाके पिक हुए थे. एंड ही वाज अ सरप्राइज पिक. नहीं सोचा जा रहा था कि शायद ये पिक हो सकेंगे बिकॉज इनकी रजिस्ट्रेशन भी शायद पहले हो चुकी हुई थी लेकिन वो इतने इस तरह से सेलिब्रेट नहीं हुई थी अंटिल अनलेस उन्होंने वो टेस्ट मैच में वो क्रेजी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट पाकिस्तान. उसके बाद इनकी अगले दिन पोस्ट भी लगाई थी PSL ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि कॉर्बिन बॉश ने भी अपने आप को रजिस्टर कर दिया है. सो उस वक्त इनका रजिस्टर करना इंडिकेट कर रहा था कि वो सिर्फ सीरियस हैं. इन द मीन वाइल उनको पिक किया पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में. एंड पेशावर ज़ल्मी ने ऑब्वियसली अपने प्लान्स के तहत उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होगा. नाउ जब टूर्नामेंट शुरू होने से 25 दिन रह गए हैं और इनका ही सुनने में आया कि इनको चूँकि मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया है टू प्ले फॉर दैम इन अपकमिंग IPL, जो कि ऑब्वियसली दुनिया की सबसे लुक्रेटिव क्रिकेट लीग है. तो ही डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम PSL फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी. उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं. ये पहले भी IPL में का हिस्सा रहे हैं बट खेले नहीं थे. ही वाज ऑन द रिजर्व्स फॉर राजस्थान रॉयल्स. और ये चूँकि अब IPL का मॉडल ये है कि वो दुनिया के डिफरेंट लीग्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी टीम्स. हम देखते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली IL T20 में भी है, SA T20 में भी है. तो SA T20 के अंदर ये मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं फॉर केप टाउन. सो वो वाला फैक्टर भी था कि बिकॉज एक एसोसिएशन की रही है. और यहाँ पर खिलाड़ी के दिमाग में शायद ये होता है कि थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि ठीक है अगर मैं इस एक फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हो जाता हूँ कि जिसकी 2 से 3 जगहों पर ऑलरेडी टीम है, तो मे बी मेरे लिए 1 साल बड़ा बेहतर हो जाता है कि ठीक है मैं यहाँ से क्लियर करने के बाद इनकी उसी टीम के लिए मैं दूसरी फ्रेंचाइज में खेलूँगा, उसके बाद उसी टीम के लिए किसी तीसरी फ्रेंचाइज में किसी और लीग के लिए खेलूँगा. तो वो एक फैक्टर होता है. बट ऑन अ मॉरल साइड जब आपने एक दफ़ा रजिस्टर कर लिया, आपने आपको कमिट कर लिया कि ठीक है मैं आपके लिए आऊँगा, वहाँ पर इस बुनियाद पर पुल आउट करना कि मुझे एक और बेहतर ऑफर मिल गई है, वो थोड़ा सा ऐसा चीज़ था जिसके ऊपर ऑब्वियसली PCB को एक स्टैंड लेना था. उन्होंने अपना एक लीगल नोटिस इनको इशू किया जिसका इनको जवाब देना होगा. राइट, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन बाय द वे. लेकिन ये है कि जहाँ पर प्लेयर्स का आगे पीछे होना चलता रहता है, वहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने स्टेडियम तैयार किया लाहौर का और हमने उस पर अच्छा खासा पैसा लगाया
और अभी व्हाट आई वाज फोकसिंग, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का तो बहुत कम मैचेस लाहौर में हुए। पाकिस्तान का तो कोई मैच नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है वो एक बारिश की नज़र हो गया और फिर उसके बाद फाइनल भी नहीं हो सका। सो PSL वाज समथिंग कि जिसके लिए लोग, लाहौर के लोग वेट कर रहे थे कि फाइनली वो अपने खिलाड़ियों को या जिनको वो आइडियलाइज़ करते हैं वो उनको सामने देखेंगे। आगाज़ में कम से कम पहला मैच लाहौर में होता या ज़्यादा मैचेस लाहौर में होते, वो तो हुआ ही नहीं है। मतलब इसमें आपको मुल्तान भी नज़र आ रहा है, पिंडी नज़र आ रहा है, कराची नज़र आ रहा है, मगर आपको लाहौर का स्टेडियम बहुत कम नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि सिर्फ आपने शायद आपको लग रहा है कि आपने वो फाइनल और वो चीज़ें वहाँ पर लाहौर में रख दी हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट पैदा हो जाएगा, लेकिन डोंट यू थिंक कि लोग देखना चाहते हैं लाहौर में मैचेस? बड़ी बात है, को कराची नज़र आ रहा है, कराची को सिर्फ 5 मैचेस मिले हैं और वो भी एक साथ मिले हैं, उसके बाद कराची में कोई मैच नहीं है। शुरू के तो है ना, शुरू के मैचेस उसमें थोड़ा सा जो मुझे एक रैशनल समझ में आ रहा है कि कराची को शुरू के मैचेस देना और 5 मैचेस देना इसलिए है कि कराची बिकम्स वेरी हॉरेबल इन टर्म्स ऑफ वेदर इन अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई एंड इन द टर्म्स ऑफ क्राउड एज वेल। वो एक फैक्टर है बिकॉज उसमें सिर्फ उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बिकॉज शहर का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से लोग स्टेडियम तक आते हैं। अब PCB एक हद तक स्टेडियम को जो है वो कर सकता है ओपन टू द पब्लिक, उसको एक्सेसिबल बना सकता है, लेकिन उसमें जो बाकी पेरिफेरीज के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि लाहौर के केस में शायद उस तरह से नहीं है। स्टेडियम इज़ प्रीटी मच एक्सेसिबल, सड़कें अच्छी हैं, एक सड़क ब्लॉक होती है तो आपका दूसरी ऑप्शन मौजूद होती है। कराची के केस में ऐसा है कि जो एक मेन शाहराह है आपकी, वो अगर बंद हो जाती है तो आपका शहर प्रीटी मच चोक हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि टॉस के टाइम पे हमें स्टेडियम खाली नज़र आता है, लेकिन सेकंड इनिंग्स शुरू जब होती है उस वक्त क्राउड बन चुका होता है, बिकॉज पहले जो लोग बाहर लाइनों में खड़े थे उनको एक्सेस मिल जाती है कि वो स्टेडियम के अंदर आ जाएं। तो वो वाला एक फैक्टर है। बट येस, कराची में ओवरऑल पिछले कुछ सालों से एक फैक्टर देखने को मिला है कि क्राउड का शायद उस तरह से रुझान नहीं है, बट उसमें ऑब्वियसली बात वही आ जाती है ना कि स्टेडियम कितना एक्सेसिबल है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से लोगों को इस बात के लिए सपोर्ट करता है कि वो स्टेडियम तक जा सकें, आया सड़कें अवेलेबल हैं, रूट्स अवेलेबल हैं। इस बार तो वो मसाइल हुए भी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं हुए जो मोस्टली पहले होते थे। हाँ, तो उसका नतीजा देखें ना कि आपको सेकंड इनिंग्स के अंदर स्टेडियम हाउसफुल होता नजर आया था। तो आप कंसिडर करें ना कि वो एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके मल्टीनेशनल्स के हेड ऑफिसेस वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे काम करते हैं, बहुत सारे बैंक्स के हेड ऑफिसेस वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा मैच है जो कि 3 बजे या 2 बजे शुरू हो रहा है तो हाईली लाइकली कि आपको उस वक्त क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, आपको क्राउड देखने को मिलेगा सेकंड हाफ ऑफ द मैच में। सो T20 में इसलिए आपको थोड़ा सा क्राउड कराची में देखने को मिल जाता है। बट यस, एक चीज़ है जो कि ना सिर्फ PCB को बल्कि शहर की इंतज़ामिया को भी सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज भरे हुए मैदान जो हैं वो एक सेहतमंद शहर की अलामत हुआ करते हैं, और वो एक चीज़ होती है कि एक क्या उसके लिए वर्ड, एक इज्तिमाई एक एक्टिविटी होती है कि लोग स्टेडियम आ रहे हैं और एक ही कॉज के लिए आ रहे हैं, वो ये है कि मैच देखना है। सो वो एक हेल्दी साइन हुआ करता है। तो इसको कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है कि इसको किस तरह से दोबारा से रिकिंडल किया जाए। यही वो नेशनल स्टेडियम है जिसके लिए सौरभ गांगुली ने कहा था कि दिस इज़ द लाउडेस्ट वेन्यू आई हैव एवर बीन टू, बिकॉज वहाँ पे जब वो सीट के ऊपर बोतल बजा करती थी तो आवाज़ नहीं सुनाई देती थी ग्राउंड में फील्डर्स को दूसरे फील्डर्स की। सो वो चीज़ दोबारा से किस तरह से लाई जा सकती है, इसको इस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी रही बात लाहौर की, सो लाहौर को ऑब्वियसली 5 मैचेस तो मिलेंगे लाहौर कलंदर्स के जो उनके होम मैचेस हैं। इस दफ़ा जो PCB की तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो प्रॉब्ली नदीम खान साहब ने बोला है कि इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस इसलिए हैं कि पहले होता ये था कि कोयटा के मैचेस कराची में हुआ करते थे, कराची को उसका होम ग्राउंड बनाया जाता था। इस दफ़ा कोयटा के मैचेस प्रॉब्ली स्प्लिट हुए हैं बिटवीन लाहौर एंड रावलपिंडी। सो इस तरह से रावलपिंडी को ज़्यादा मैचेस मिल गए। मतलब शुरू के सारे जितने भी मैचेस हैं इसमें आप देखें कम से कम 12 मैचेस में लाहौर के अंदर कोई मैच नहीं है। फिर उसके बाद मिड में आ जाता है, लाइक अप्रैल का मंथ आप मिड में चले जाएं तो फिर उसके बाद आपको लाइक 23 अप्रैल भी मुल्तान में, फिर 24 से जाकर आपको लाहौर में मैचेस नज़र आते हैं। अब लाहौर में मैचेस कौन कौन से हैं उस पर भी नज़र थोड़ी सी डाल लेते हैं। लाहौर कलंदर्स का जो मैच है 24 को वो है लाहौर में। उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स एंड कराची किंग्स का है, लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का पहला मैच है, फिर क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची, उसके बाद लाहौर एंड मुल्तान, फिर उसके बाद कराची एंड पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद क्वेटा और मुल्तान सुल्तान, फिर उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा करते कराते, मतलब एक ये मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स वाला मुल्तान में भी है,
मतलब लाहौर कलंदर्स के मैचेस हैं लाहौर में, बट अगेन आई वुड से कि मेरा ये ख्याल था कि आगाज टूर्नामेंट का जो है वो 5 मैचेस तो मिलने ही थे, और हाँ। दूसरा एक रिवायत रही है कि जिस शहर से टूर्नामेंट का आगाज़ होता है टूर्नामेंट का फाइनल उस शहर में नहीं होता, तो एक तो ये वजह थी। दूसरी चीज़ ये है कि PSL के केस में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग किट्स कितनी अवेलेबल हैं। सो नॉर्मली जो प्रैक्टिस रही है हिस्टोरिकली वो ये रही कि 2 ब्रॉडकास्टिंग किट्स अवेलेबल होती हैं। सो एक वक्त में आप 2 शहरों में मैचेस कर सकते हैं। सो अगर आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए स्केड्यूल को दोबारा देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वक्त में 2 शहरों में मैचेस हो रहे होंगे। फिर जब उन शहरों में मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे या किसी एक शहर में मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, वो किट जो है वो फिर ट्रैवल करेगी दूसरे वेन्यू पे। सो ये भी एक वजह है कि वो किट तब तक फ्री होकर लाहौर पहुंचेगी जब तक उसकी बारी आएगी। सो एक फैक्टर ये भी है। ठीक है, अच्छी जानकारी है आपको PSL के बारे में। अच्छा, 100s लीग के अंदर हमारे काफ़ी दिनों से मैंने ये सवाल करना था मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। हमारे 45 खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ऑलमोस्ट आप ये कहें कि पाकिस्तान के प्लेयर्स सिलेक्ट हुए ही नहीं हैं इनडायरेक्टली। अगर बेसिकली 45 ने रजिस्टर किया, कोई भी सिलेक्ट नहीं हाँ हुए ही नहीं है वो। तो अब ये भी हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक बात है। इससे पहले जो है वो आई थिंक कि PBL में भी यही हुआ था कि वहाँ पर सिर्फ हमारा एक खिलाड़ी शायद सिलेक्ट हुआ था, हार्डली है कि उसामा मीर सेलेक्ट हुआ था। उसके अलावा हमारे सब खिलाड़ी रिजेक्ट हो गए थे। अब लीग्स ने भी हमारे साथ मुआहदे करना और हमें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। दैट इज़ आवर परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स। लेकिन हम लोग जब लड़ते हैं बोर्ड से कि नहीं हमें लीग्स की इजाज़त दी जाए, हमें कम से कम 2 लीग्स दी जाए, हमारे पास तो कोई लीग बची ही नहीं है सिवाय BPL के। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस वाला फैक्टर तो है, वो एक अलग बहस है कि परफॉर्मेंस है या नहीं है, बट उन खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाया करता था जो टीम में नहीं हुआ करते थे। इस दफ़ा ये हुआ कि 45 के 45 टीम में नहीं। ऐसे भी खिलाड़ी हैं कि जो अब पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में नहीं है, या वो खुद पाकिस्तान को अपने फ्यूचर प्लान्स में नहीं कंसीडर करते। लास्ट टाइम 100s के अंदर हमारे अच्छे खासे खिलाड़ी थे। वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपको याद होगा यहीं पे बैठ के हम एक दफ़ा बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम खिलाड़ियों के NOC रिवोक करते हैं, इसका हमें नुकसान होगा फ्यूचर में जब हमारे खिलाड़ी एक PSL में खेलने आने के लिए बोर्ड जो है वो लोगों के NOC रिवोक कर सकता है। B इन फ्यूचर इन खिलाड़ियों को नहीं कंसिडर किया जाएगा कि भाई मैं इस खिलाड़ी को क्यों पिक करूं कि जब इस खिलाड़ी के बाद में NOC का मसला बन जाना है। सो वो NOC का मसला बनना शुरू हो गया। ठीक है, वो मसला बेशक नहीं बना, लेकिन उसके रिजल्ट पे ये हुआ कि अब वो चीज़ नज़र आने लग गई है कि लोगों को नहीं पिक किया जा रहा बिकॉज इनके यार NOC का मसला बन सकता है। इनको इवेंचुअली अचानक से याद आ सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट करवाना है जिसपे खिलाड़ी जो है वो 100 से ज़्यादा सीख लेगा, लिहाजा इसको वापस बुलवा लो। दूसरी चीज़ ये है कि इसी दौरान में पाकिस्तान की प्रॉब्ली अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ है, तो वो भी एक फैक्टर था कि खिलाड़ी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। बट देन अगेन इस सिचुएशन में उन खिलाड़ियों को भी पिक किया जा सकता था कि जो इस दौरान नज़र आ रहा है कि यार ये पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में उस तरह से नहीं है। एक और फैक्टर ये है कि रिसेंटली ये हुआ कि पहली मरतबा ECB ने अलाउ किया कि 100 के अंदर आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। सो प्रॉब्ली 4 टीमों के अंदर IPL या इंडियन ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो एक जो सॉफ्ट बैन IPL के केस में तो खैर हार्ड बैन है हमारे ऊपर, तो वो एक सॉफ्ट बैन जो है हमें 100 के केस में शायद नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी जो है स्पेशली इंडियन इन्वेस्टमेंट वाली जो टीम है वो खरीदेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो शाहरुख खान ने अपनी टीम में हसनैन को रखा था इन कैरेबियन प्रीमियर लीग, या इमाद वसीम खेले थे आइदर फॉर मुंबई और फॉर नाइट राइडर्स। मैं इस वक्त मिक्स कर रहा हूँ किसके लिए खेले थे। सो ये 1-2 एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ भी IPL ओन्ड या IPL की फ्रेंचाइज मौजूद है, वहाँ पे उस टीम के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चांस नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो वो एक फैक्टर है। सो ये वो हाई टाइम है कि बोर्ड को भी सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हमारी पॉलिसीज़ में लैग रहा है। बिकॉज ECB के केस में सबसे ज़्यादा इंग्लिश खिलाड़ी पाकिस्तान खेलने आया करते थे। IPL में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर किसी मुल्क के खिलाड़ियों की होती थी वो इंग्लिश खिलाड़ियों की होती थी। तो ऐसा क्या हो गया है कि हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं कि लास्ट ईयर एक कराची किंग्स के खिलाड़ी को NOC रिवोक कर दिया था उसकी काउंटी साइड ने, नॉट द ECB, काउंटी साइड ने उसका NOC रिवोक कर दिया था। वो एक फैक्टर था। उसके बाद अब जो मामला होते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी इस तरफ जा रहे हैं कि बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही कम थी, अब वो मज़ीद कम होती जा रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उम्मीद तो हमें है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिसकी वजह से हम भी जिस तरह से तसलसल से चल रहे थे, मतलब एटलीस्ट हम अपने प्लेयर्स को डिफरेंट लीग्स में देखते थे, वो सिलसिला भी ख़त्म होता जा रहा है, तो वो भी बड़ा तकलीफ दे है। और आई विश कि हमारी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हों कि लोग हमें ऑब्वियसली चाहें कि हमें वो अपनी लीग्स में शामिल करें, बिकॉज
कोई भी किसी ऐसे प्लेयर को क्यों शामिल करेगा जिसकी फॉर्म नहीं है, जो खेल नहीं पा रहा, जो फिट नहीं है? डेफिनेटली कोई अपना नुकसान क्यों करेगा इस चीज़ और लीग का फ़ायदा हम देखते हैं कि शायद वो हमारे जहन में एक चीज़ आ गई कि शायद पैसों की टर्म्स में खिलाड़ी को फ़ायदा होता है। आप इसको ये भी देखें ना कि इंग्लैंड अपने बहुत सारे खिलाड़ियों को दूसरी लीग्स खेलने के लिए इनकरेज इसलिए करता था कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ से हमारे लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाएंगे कि पिचेस किस किस्म की होती हैं, मौसम किस किस्म का होता है, किस बॉलर के क्या स्टैट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। और उसका फ़ायदा वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने कई साल उठाया। अभी ठीक है कि उनकी दो से तीन टूर्नामेंट अच्छे नहीं गए हैं, सो वो ऑब्वियसली वो एक टाइम था कि उनकी जो एक कोर थी, जो अपने वो जो एक गोल्डन जनरेशन का 8 साल वाला रूल होता है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो चेंज होनी थी। हमारे केस में भी हमारी वो जो नी जर्क रिएक्शंस रहे हैं कि जी इनकी एनओसी रोक दो, इनको लिमिट कर दो कि इतनी लीग्स खेल सकें। आपके खिलाड़ी अगर लीग्स खेलते हैं, ऑब्वियसली उस पर आप थोड़ा चेक ज़रूर लगाएं कि इन्होंने इतनी लीग्स खेलनी है, इतनी नहीं खेलनी है, क्या तरीक़ाकार है, लेकिन उस पर चेक्स ज़रूर लगाएं कि वो कहाँ खेलने जा रहे हैं और वहाँ खेलने जाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। 2019 में पीसीबी ने एक खिलाड़ी को एनओसी नहीं दिया था बीबीएल खेलने के लिए, जबकि 2020 का वर्ल्ड कप अगर कोविड ना आता तो वो ऑस्ट्रेलिया में होना था। तो वो खिलाड़ी वहाँ जाकर आपको एक फ़ायदा ही दे सकता था कि वो 1 साल पहले जाके वहाँ पे कंडीशन समझ के आपको बता सकता था। तो हमारे पास इस किस्म की जो फोरसाइट की कमी है ना, वो हमें हिट बैक करती है। अच्छा, ये बड़ी तफसीलन इस पर बात हो सकती है। मतलब हमारी कौन कौन सी सिलेक्शन जो है वो लीग्स की बिना पर हुई है, हमने किस किस प्लेयर को किस किस वक्त में, आप 2024 का वर्ल्ड कप देख लें, हमने किसको क्यों शामिल किया, हमें क्या कंडीशंस फ़ायदा दे रही थी और वो किस तरह से दे रही थी। सो देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, मतलब आपके सामने लाना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे बाप सुनाए ठीक है। आप कैसे हैं कादिर? शुक्र अल्लाह का। आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गई। जो जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, आप अब मेरी शर्ट के कलर पे ना जाएं, लेकिन इंतहाई अफसोस का दिन होता है ना, ये मेरे से तो अफसोस का दिन होता है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा अफसोस हो गया। अज़लान, हमारी पाकिस्तान टीम, मतलब कब तक हम ये देखते रहेंगे कि इसी तरह से जो है वो होता रहेगा? मैं काला रंग पहन के सामने आती रहूंगी, कब तक चलता रहेगा ये? जिस दिन तक ये मैच नहीं जीतते कोई, कब जीतेंगे एक और उसमें भी मैच नहीं जीतते, दोबारा से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करना शुरू करते, और वो शायद दिल्ली थोड़ा सा दूर है। दूर है? क्यों दूर है? कब करीब होगा? देखिए वही वाली बात आ जाती है ना कि एक क्या था वो नीयत और अमाल वाली ना, कि मे भी नीयत ठीक है अमाल ठीक नहीं है, या अमाल ठीक है नीयत ठीक नहीं है। क्या वो नहीं, वो क्या शेर है कि अंदाज़ा नहीं होता उनके मिजाज से तबीयत ख़राब है कि नीयत ख़राब है। तो अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इनकी तबीयत ख़राब है कि नीयत ख़राब है। नहीं, ये मुझे लग रहा है ये कुछ और ख़राब है इनका यहाँ से जो है ना वो कुछ ख़राब, वो भी तबीयत की खराबी के ज़मरे में ही आता है। बिल्कुल सही बात है। खैर कादिर साहब, हमारी पाकिस्तान टीम वहाँ पर गई, हमें बड़ी खुशी हुई कि मतलब वो उड़ान भर के हमसे दूर गए हैं। मिस भी कर रहे थे हम थोड़ा थोड़ा कि मतलब पहले पास थे अब दूर चले गए हैं, तो दुआ भी दिल से निकल रही थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि टीम ने वहाँ पे जाके पता नहीं क्या हो गया कि मतलब 18 ओवर्स के अंदर इतना कम स्कोर एक तो बनाया, और फिर उसको डिफेंड कैसे कर पाते? डेफिनेटली उसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग आपको चाहिए। फिर दुख और मज़ीद इस बात का है कि न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है वो हमारे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, और हमारा पेस अटैक तो मतलब अभी शुरू होना था और मैच ख़त्म हो गया। तो मतलब कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा आवाम को भी सब्र करना चाहिए, सबको सब्र करना चाहिए। साइम अयूब की दफ़ा भी हमने बहुत जल्दबाजी की थी। साइम अयूब की दफ़ा भी हम लोग डेली तनकीद करते थे कि 28 मैच हो गए, 27 मैच हो गए, 15 मैच हो गए, इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आप जब कंसिस्टेंट मौका देते हैं किसी बैटर को, हाँ, तो वो एट दी एंड आपको परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है, और दी भी है उसने, साइम ने। ठीक है, तो हम बड़ी जज्बाती कौम है, हम जल्दबाजी पर यकीन रखने वाली कौम है, और फिर बाद में हम लोग गिरते हैं, हम लोग गहरी खाई में गिरते हैं जल्दबाजी में। तो इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल, ठंडा करके खाएं, और हमें रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। 5 मैचेस हैं, अभी कोई बात नहीं है। आप नई जब टीम बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा सब्र भी रखते होते हैं। आप देखें, अगर हारिस है, अगर हसन नवाज है, अगर अब्दुल समद है, तो इनको थोड़ा सा मौका तब तक दो जब तक साइम को मौका नहीं दे दिया पूरा। ठीक है, आप एक सीरीज़ के बलबूते पर या आप 3-4 मैचेस के बलबूते पर आप नहीं जज कर सकते। अगर पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत है तो वो शामिल हुए हैं, और अगर हुए हैं तो फिर आप उनको एतमाद में लेकर आप उनको सपोर्ट भी करें और बैक भी करें। ये ना हो कि आप जो है वो फिर अब कल से कैंपेन स्टार्ट होना शुरू हो गई है, कुछ बाबर के हवारियों ने जो है वो सपोर्ट में
एक लगानी शुरू कर दी। देखिए बाबर को अगर रेस्ट दिया गया T20 से तो वो आप उनकी नो डाउट वो कामयाब बैटर ज़रूर थे वहाँ पर, लेकिन अगर आप 13 और 19 है इस ग्राउंड पे लास्ट 2 इनिंग्स में, नहीं जो भी था वो उनके मुताबिक जो भी कामयाबी है उनकी, लेकिन अगर अब बुरा तो मानेंगे उनके जो फैंस हैं, लेकिन अब जो हकीकत है उसको नहीं आप इनकार कर सकते कि आपके नए जो टैलेंट है जिन्होंने आपको आगे सर्व करना है उनको आप मौका दें भाई। नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स कहती रही है कैटेगोरिकली कि अगर साइम अयूब कोयटा में होता तो शायद पाकिस्तान ना खेलता या शायद उसको इतने चांसेस ना मिलते। वो तो बाबर आजम था जो इसको इतने चांसेस दिलवा गया और खिला गया। हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको फिर सारे प्लेयर्स के साथ करनी पड़ेंगी। अगर आप हारिस को, अगर आप अब्दुल समद को, अगर आप हसन नवाज को बाहर निकालेंगे 1-2 मैचेस के बलबूते पर, तो फिर उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है और आप अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हारिस को ज़रूर ये चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, 6 गेंदें हमने उनकी देखी हैं, हर बॉल एक तरह की नहीं होती। डेविड वार्नर ऐसे स्टार्ट नहीं करता, रोहित शर्मा ऐसे स्टार्ट नहीं करता भाई, वो रोकते भी हैं, वो कुछ ना कुछ रोकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हारिस को एक मशवरा है, भाई है, थोड़ा सा तहम्मुल से आराम से पिच पे सब्र करके समझ लें, फिर उसके बाद जो मर्जी मारना है मारें। आपके बॉल आती है रडार में तो मारें। कादिर, आपने कहा कि सपोर्ट करें इन प्लेयर्स को, और नए प्लेयर है ना, जब आपकी नई टीम बनती है तो रिजल्ट्स भी यही एक्सपेक्ट करने चाहिए। मेरी बात सुने, आपने कहा कि सपोर्ट करें और जितने मौके साइम को मिले उसी तरह से सबको मिलने चाहिए, सबका हक है, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन हम किस टीम को सपोर्ट करें, किसको ना करें, किस प्लेयर को करें, किसको ना करें? हम तो सपोर्ट कर रहे थे उस T20 टीम को जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली, जो जब आपकी नई टीम बनी है मीरब, जब आपकी नई टीम बनी है, अब आप लोग सपोर्ट करने के बजाय सारी दुनिया कह रही है बाबर रिजवान की कमी महसूस हो रही है, बाबर रिजवान को वापस लाओ, बाबर रिजवान को वापस लाओ। भाई मेरी बात सुने, फैंस की आवाज़ नहीं है ये, जो प्लांट करता है ना चीज़ें, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है किस तरह निकलती हैं और कैसे जो है ना वो एक दफ़ा सिर्फ आग लगाने की देर होती है छोटी सी, फिर वो जंगल में पूरी आग फैल जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये करवाई जाती हैं, बेसिकली ये पुट की जाती हैं मार्केट में कि हाँ जी भाई बाबर रिजवान की कमी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ जी ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई बाबर रिजवान नो डाउट उनकी T20 में बेहतरीन जोड़ी है, कामयाब तरीन जोड़ी है पाकिस्तान के हवाले से, बट जो 6 ओवर्स हैं दायरे के, उनको खाने के लिए कोई बैट्समैन तगड़ा होना चाहिए, ऊपर से हार्ड हिटर, जस्ट लाइक फ़खर साइम है पाकिस्तान के पास, जिस तरह माजी में हमारे गुजरे हैं। इमरान नज़ीर थे, जिस तरह उनकी बैटिंग थी, वो 6 ओवर्स खड़े रहते थे, शर्जील खान थे। तो इस तरह के बैटर्स हमें चाहिए जो ज़मीनी शॉट्स ना खेलें ज़्यादातर, जो 6 ओवर्स में ना दायरे के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से फेंके बॉल। कम से कम इस चीज़ के स्किल्स हो ना उनके पास। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर मैं कहता हूँ कि बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में भेजें T20 में, रन्स करें, फिर मानूंगा ना प्लेयर हैं भाई। आपने किसी भी जगह पे शामिल करना है ना, आपने फ़खर को अगर ओपन से 1 डाउन किया था तो उसने तो नीचे भी खेला, तो क्यों शामिल करें ना, वो खुशदिल तो कर रहा है। ओहो, मिडिल ऑर्डर में लेके आए ना। अगर बाबर आजम इतना बड़ा, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है ना पाकिस्तान का, किंग है ना, उन्हें कहें जी ओपन छोड़ें, सारी जिंदगी ओपन क्यों करते रहे T20 में? क्योंकि नीचे आते एक्सपोज हो जाना था उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में आते तो उनसे रन्स नहीं होने थे, कैसे दायरे के ऊपर से फिलांगते बॉल, मुझे ये बताएं। तो ये चीज़ें टैक्टिक्स जो है ना, ये खुद ये फिक्सिंग होती है अंदर बाकायदा तौर पर, जो प्लेइंग 11 की और अपना सीट एडजस्टमेंट नहीं होता जिस तरह सियासत में, इसी तरह यहाँ पर भी यही एडजस्टमेंट होती है। अजलान साहब बेहतर जानते हैं। देखें, जब आपकी प्लेइंग 11 होती है ना, फिर आपने पोजीशन सेट करनी होती हैं, आपने पोजीशन बना ली है, मैनेजमेंट को आपने साथ मिला लिया, मैंने कहा जी मैं जो है ना वो मिसबा भाई ओपन आना चाहता हूँ, तो फ़खर को ना आप नीचे कर दें। फ़खर को पता है इनको, फ़खर किसी भी नंबर पे आएगा मारदाड़ी करेगा, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं जो है ना वो नीचे नहीं खेल सकता, मेरा नंबर ओपन ही है। ठीक है, तो ये ओपन पे आपके सामने रिजल्ट्स रहे हैं पाकिस्तान के। खैर अब हमारे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमने अल्फाज बोल दिए हैं क्योंकि सच बताया ना, तो इसलिए अब जो है वो उनके हवारी भी शुरू हो जाएंगे। खैर आई डोंट केयर। तो हारिस वगैरह को, अब्दुल समद को और हसन नवाज़ को, ये तीनों को मशवरा यही है कि भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़िंदगी एक दफ़ा मौका देती है,
बार बार मौके नहीं देती, फिर उसके बाद से लोग जो है ना वो टीवी पे बैठ के तनकीद ही करते हैं, फिर उनको जब मौका नहीं मिलता तो वो तनकीद करते हैं। लिहाजा उस दौर से बचें कि आप भी टीवी पे बैठे हों और अपने जो है ना वो एनालिसिस दे रहे हो लोगों नहीं को। वो तो होना है। आज से कुछ साल बाद बाबर आजम बैठ के यही कह रहे होंगे कि ये इसकी फॉर्म ठीक नहीं है, ये कवर पे ही मार रहा है, इसको थोड़ा आगे करके मारना चाहिए। वो ये तो तसलसल है। इनकी बात से मुझे एक कॉमेंट याद आया, मैंने देखा था कुछ देर पहले। आई थिंक ये हिमांशु अग्रवाल कह रहे हैं कि आपकी करंट टीम के प्लेयर्स या तो सिस्टम में खेल रहे होते हैं, या फिर वो अगर सिस्टम में बाहर होते हैं, सिस्टम से बाहर होते हैं, तो फिर वो उसके अगेंस्ट जाकर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों को। जैसे इमामुल हक का उन्होंने इमाम का जिक्र किया, शादाब का किया, हसन का किया। खैर उनका मानना ये है कि मतलब या तो आप खेल रहे होते हैं या बाहर जाते हैं, तो फिर आप जो है वो उनके अगेंस्ट बातें शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात ट्रैवल करती हुई आ जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? मतलब खिलाड़ी या तो फिर लॉयल रहें, या फिर अगर वो सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम के SOPs को कायम रखते हुए फिर उसके अकॉर्डिंगली चलें। ये एक दोहरा म्यार कहाँ से आ जाता है? उसमें फिर फैक्टर ये आ जाता है ना, या तो खिलाड़ी ठीक नहीं है या फिर सिस्टम ठीक नहीं है। अब मसला ये है कि इतने सारे लोग फिर गलत नहीं हो सकते, तो मे भी शायद सिस्टम में कोई मसला है जो कि टाइम टू टाइम देखें। वो जो एक बहस छिड़ी हुई है कि किसने ज़्यादा क्रिकेट को तबाह किया, वो क्रिकेटर्स ने किया या किसने किया। क्रिकेटर्स का रोल डेफिनेटली रहा होगा, लेकिन बहुत लिमिटेड था। हमारी क्रिकेट के तबाह होने में बहुत बड़ा रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बारहा हमाकतें की हैं वो हैं। अब जो सवाल है कि जी सिस्टम में रहते हुए वो खेलते हैं, वो किस तरह खेल जाते हैं, ये भी शायद उन लोगों का कोई कारनामा है, बिकॉज सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का जो क्रिकेट सिस्टम रहा है उसने पाकिस्तान की उस चीज़ को तबाह किया जो जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा था। फास्ट बॉलिंग, ऑफ स्पिन, ठीक है। हम ओपनर बनाते थे जो जाके मारधाड़ करते थे, तबाह बर्बाद कर दिया। रिस्ट स्पिनर तो कई सारी हैं हमारे रिस्ट स्पिनर्स का सुन लें। हमारे जब ऑफ स्पिनर्स के बॉलिंग एक्शंस के ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो बजाय इसके कि उनके बॉलिंग एक्शन ठीक किए जाए तो उनको मशवरा दिया गया आप सब रिस्ट स्पिनर बन जाओ, बिकॉज रिस्ट स्पिन के अंदर आप एक्शन खराब नहीं कर सकते, वो नहीं हो ही नहीं सकती रिस्ट स्पिन। सो उनको रिस्ट स्पिन बनाने का मशवरा दे दिया, ठीक है। आप 2007 में हम उस ज़माने में जब कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं था, वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर या T20 स्पेशलिस्ट बॉलर, हम उस ज़माने में सोहेल तनवीर को टीम में इंक्लूड करते हैं। राउंड फुट है, डिफरेंट बॉलिंग एक्शन है और वाइट बॉल बहुत अच्छा करता है। हम वक्त से उस ज़माने में उस किस्म की हरकतें किया करते थे। अभी मसला ये हो गया है कि एक अरसे तक पाकिस्तान की टीम जो T20 क्रिकेट में डोमिनेट करती थी, बिकॉज वो उस वक्त क्रिकेट नॉलेज की बुनियाद पर डिसीजन लेते हुए वक्त से उनके सूट करता था। बिकॉज हमारे केस में ना जब भी हमने कोई चीज़ अचीव की है उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हुई है जो उस वक्त हमें सूट कर रही थी। अगर हम 92 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वो स्पिल ओवर था 1980s का, जिस ज़माने में हमारी टीम इतनी अच्छी बनती जा रही थी कि वो बारहा नंबर 2 आ रही थी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये टीम ना किसी दिन अच्छा मौका मिलेगा तो कर जाएगी। वो टीम थी, वो कैप्टन था, वो सिस्टम था, वो चेयरमैन था, वो सब लोग थे। अगेन वो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा था, वो चीज़ हमें सूट कर रही थी, हमने जीत लिया। 2009 का वर्ल्ड कप, 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। क्यों? वो क्रिकेट हमारे मिजाज के करीब थी। हम साल से खेलते हुए आ रहे थे, 20-22 साल से खेलते हुए आ रहे थे। हमें मालूम था कि T20 क्रिकेट किस तरह से खेलनी है। एक साल हमने फाइनल खेला, 2 साल बाद हम वो जीत गए। 2017 में हम जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो हमारी टीम के अंदर वो लॉट आ रही थी जिसको हम आप कह सकते हैं कि वो हमारी PSL जनरेशन थी। यंगर लोग थे, रिसेंटली उन्होंने एक एक्सपोजर लिया हुआ था, कुछ करके दिखाना चाह रहे थे। 2 PSL खेल चुके हुए थे या 1 PSL खेल चुके हुए थे। वो बड़े अच्छे तरीके से जेल इन हो गई और वो चीज़ हमें वहाँ पर डिलीवर कर गई। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि इंग्लैंड ने एक यूज विकेट पे डिसाइड किया कि उन्होंने पहले बैटिंग करनी है, तो यहाँ बाकायदा शादियाने बजाए गए थे कि पुरानी विकेट पे तो हम इनको पकड़ लेंगे, और वो मोहम्मद आमिर के बगैर उस मैच में इनको पकड़ लिया था। हाँ। सो जब हमने कुछ चीज़ जीती है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो हमें पहले से आती थी और वो हमें सूट कर गई। विद टाइम हमने उस चीज़ को ख़त्म किया। अगर हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी थी तो हमने वो टाइम भी देखा कि हमारे पास कोई एक पूरा फास्ट बॉलर भी नहीं होता, मीडियम फास्ट बॉलर के साथ हम खेलते रहे। अब हमारे पास ओपनर एक टाइम पे ऐसे थे कि जो शुरू के 6 ओवरों में आपको 60, 70, 80 रन T20 में करके दे सकते हैं, या इवन वनडेज के अंदर वो 13वें ओवर में 100 करके आपको दे रहे हैं। वो चीज़ अब हमारे पास खत्म होती नजर आ रही है, बिकॉज सिस्टमेटिकली शायद। अच्छा, इसी के ऊपर एक सवाल है कादिर, हम प्रोग्राम एंड करने की तरफ हैं, तो बस जाते रहते एक 1 वर्ड आंसर, फिर इससे हम आगे नेक्स्ट शो में मजीद डिटेल स्टार्ट करेंगे। हमारी क्रिकेट एग्जैक्टली किस सन में ख़राब हुई है? देखिए, हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ है 2022 के एंड से और 23 के शुरू से, जब से चेयरमैन की तब्दीलियां शुरू हुई हैं। हाँ। आपकी क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ जानी शुरू हो गई। डाउनफॉल उसका स्टार्ट हो गया जब नजम सेठी आए, फिर ज़का अशरफ आए,
फिर और उसके बाद वो तसलसल से कप्तानी वो और ठहर ही नहीं चेयरमैन सका की ना। तब्दीलियां। आपने आपका देखिए जब चेयरमैन चेंज होता है वो अपनी कबीना लेकर आता है, वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लाया, अपना कप्तान लाया, दूसरा चेयरमैन आया, उसने पूरी प्लानिंग करवाई मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और वो उसके प्रोपोगंडा कामयाब हुआ। बाबर को हटाया, शाहीन आया, शाहीन को हटाया, बाबर आया, बाबर को हटाया, फिर रिजवान आया, रिजवान को हटाया, सलमान अली आगा आ गया। ऐसे आपकी टीमें नहीं चलती। कादिर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट शो में। अजलान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं बता दूं कब डाउनफॉल शुरू हुआ, दिसंबर 93 में। अब इस पे बाद में बात करेंगे। ओह चलें, ठीक है, वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट शो देन टू कॉल यू हेयर, और फिर यहाँ से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे अजलान के साथ। लेकिन कादिर के साथ हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे 4 PM, और उस टाइम हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट अपने जवाल को गई है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है। और इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वी विल कैच यू बैक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।